हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समय व्यवस्थापन, जिसे कि टाइम मैनेजमेंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि ये समय व्यवस्थापन, इसको आप लोग, इस टॉपिक को आप लोग रटने की बजाय अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिएगा। ये टॉपिक जितना उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और समझने में उतनी ही आसानी रहेगी। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के टाइम मैनेजमेंट को देखिए, ये जो है टॉपिक समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में समय की मांग सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो परिवार होता है, पारिवारिक जीवन चक्र होता है, वो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 3 अवस्थाओं में। ठीक है, पहली अवस्था जिसे कि संकुचित परिवार। प्रथम अवस्था में क्या है? संकुचित परिवार। फिर उसके बाद द्वितीय अवस्था में क्या है? विस्तृत परिवार। और तृतीय अवस्था में क्या है? संकुचित। फिर संकुचित परिवार हो जाता है। प्रथम अवस्था में संकुचित नहीं, प्रारंभिक परिवार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, संकुचित परिवार जो है वो लास्ट में है, सेकंड में है विस्तृत परिवार और फर्स्ट में आएगा प्रारंभिक परिवार। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परिवार। ठीक है, प्रारंभिक परिवार में क्या होता है? परिवार की शुरुआत होती है, जिसमें पति पत्नी शादी करके परिवार की शुरुआत करते हैं। इसलिए यह अवस्था सबसे ज़्यादा छोटी होती है और इसमें टाइम भी कम लगता है। सबसे छोटी अवस्था यही है। कौन सी? प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे छोटी अवस्था जो है वह प्रारंभिक अवस्था या फिर प्रथम अवस्था है। दूसरा क्या है? द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में क्या होता है? बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ समय की मांग जो है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, समय की सबसे ज़्यादा मांग किसमें अवस्था होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में समय की मांग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? बच्चे हो जाते हैं, फिर आधा से ज़्यादा टाइम तो फिर बच्चों की केयर करने में हो जाता है और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए द्वितीय अवस्था क्या है? सबसे ज़्यादा समय की मांग वाला अवस्था है। ठीक है, फिर तृतीय अवस्था में क्या हो जाता है? बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियां जब बच्चे उठा लेते हैं तो वापस से क्या हो जाते हैं? पति पत्नी फिर संकुचित यानी कि छोटा परिवार फिर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रारंभिक अवस्था यानी स्टार्टिंग, पति पत्नी जो है स्टार्ट करते हैं। दूसरी अवस्था सबसे बड़ी होती है क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होती है? बच्चे जो है जिम्मेदार हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो माता पिता फिर से क्या हो जाते हैं? अपनी पुनः वही स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ का आंसर सही हो जाएगा। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में समय की मांग जो है वह सबसे ज़्यादा होती है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरे जीवन चक्र में समय की मांग का प्रभाव भिन्न भिन्न गृहिणियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यह बात सत्य है या असत्य? आप लोग खुद से सोचिए कि पूरे जीवन चक्र में समय का जो मांग होता है, समय की जो मांग होती है वह अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सबके लिए सबका मैनेजमेंट करने का तरीका, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए समय की जो है वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से सब लोग समय को अपने यूज़ करता है। इस तरीके से क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से आप लोग जोड़ के देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के बड़े होने पर और घर छोड़ देने के बाद गृहिणी के पास समय की मांग में क्या होती है? समय की मांग की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है या फिर घट जाती है? तो समय की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कैसे? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब तक बच्चे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो समय की मांग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समय जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, तो गृहिणी के पास समय की मात्रा क्या हो जाती है? समय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी समय की मांग कम हो जाती है, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने लिए कुछ करने का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, समय एक ऐसा साधन है जिसको नापना सबसे क्या है? आप लोग बताइए, जिसको नापना सबसे आसान है। ध्यान दीजिएगा, जिसको नापना सबसे आसान है और समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। समय ही एक ऐसा साधन है जिसको नापना सबसे आसान है, यानी दिन के 24 घंटे हम लोग घड़ी से ही नाप सकते हैं, लेकिन उसको समझना उतना ही कठिन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं हमारा, समय के संबंध में समय के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, समय के संबंध में समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो एक तो कार्य करने का समय,
दूसरा विश्राम करने का समय और तीसरा मनोरंजन। मनोरंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मनोरंजन नहीं रहेगा तो जीवन में क्या रहेगी, नीरसता रहेगी। हमारे सर पे जो है हेडेक, हमारा बर्डन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कार्य के साथ साथ विश्राम जितना आवश्यक है उतना ही इम्पोर्टेंस किसकी है, एंटरटेनमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गृहिणी का सर्वाधिक समय किस कार्य में व्यय होता है? आप लोग बताइए। तो सर्वाधिक समय व्यय होता है भोजन बनाने में। कैसे? क्योंकि बाकी काम तो हम लोग एक बार कर लेते हैं, जैसे कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा करना। सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई लेता है तो है भोजन बनाने में, क्योंकि भोजन एक बार नहीं बनता है। ठीक है, किसी के यहाँ 3 बार बनता है, किसी के घर में 4 बार बनता है, इसलिए सर्वाधिक समय भोजन बनाने में व्यतीत होता है। परिवार में क्या है, परिवार में फिलिंग द ब्लैंक्स, समय उपयोग पर प्रभाव डालती है। क्या? तो सदस्यों की संख्या। परिवार में सदस्यों की जो संख्या होती है समय के उपयोग पर प्रभाव डालती है। कैसे? अगर परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है सदस्यों की संख्या अधिक रहती है, अगर सदस्य कोऑपरेटिव हुए तब तो गृहिणी के समय की मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके पास ज़्यादा समय रहेगा। लेकिन सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद अगर फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है, यानी सहायता नहीं करती है, तो क्या होगा, गृहिणी की जो उसका पूरा समय है वो पूरा समय व्यय हो जाएगा, पूरा समय खर्च हो जाएगा। इसलिए तो परिवार में सदस्यों की संख्या समय के उपयोग पर प्रभाव डालती है। ठीक है, या तो उसका उपयोग उसके लिए समय बचेगा सबके सहायता से, या फिर कोई सहायता अगर नहीं करेगा तो उसका सारा समय क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, बच्चों सहित वृद्ध दंपत्ति गृहिणी का व्यय करते हैं। क्या व्यय करते हैं? तो अधिक समय। ठीक है, परिवार में सदस्यों में अगर बच्चे ज़्यादा है और वृद्ध दंपत्ति यानी सास ससुर है, तो क्या होगा, गृहिणी का समय जो है वह क्या हो जाएगा, ज़्यादा व्यय, समय उसका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे जैसे बच्चों की आयु में वृद्धि होती है घरेलू क्रियाओं में लगने वाले समय में क्या आती है, कमी आती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, आयु में वृद्धि होने लगती है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे उठाने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, गृहिणी का जो समय होता है वह गृहिणी की घरेलू क्रियाओं में लगने वाले समय में कमी आ जाती है, यानी ज़्यादा समय घर के कामों में नहीं लगता है और उसका समय जो है वह बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा, औसत गृहिणी द्वारा औसत स्थितियों में, यानी कि एक एवरेज हाउसवाइफ द्वारा एवरेज साधारण स्थितियों में 1 घंटे में किया जाने वाला गृह कार्यों की मात्रा। ठीक है, कार्य इकाई की यह परिभाषा किसकी है? ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए कार्य इकाई की यह परिभाषा किसकी है? तो वॉकर की है। ठीक है, औसत गृहिणी द्वारा औसत स्थितियों में 1 घंटे में किए जाने वाले गृह कार्यों की मात्रा ही क्या है, कार्य की इकाई है। ठीक है, कोई भी काम होता है हम लोग उसकी इकाई द्वारा ही उस पूरे काम का मापन करते हैं, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी तरीके से 24 घंटे के काम को हम लोग किस में मापेंगे, 1 घंटे की काम करने के ऊपर मानेंगे, यानी 1 घंटे में हम कितना काम करते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग 24 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है वॉकर की। नेक्स्ट है हमारा, कार्यभार यानी वर्कलोड का क्या अर्थ है? तो कार्य इकाइयों का जोड़ ही क्या है, कार्यभार है। ठीक है, 1 घंटे में किया जाने वाला कार्य, फिर उसी के आधार पर बाकी समय में किया जाने वाले कार्य कितना होता है, यही क्या है, हमारा वर्कलोड है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है हमारा, कार्य इकाई कितने प्रकार की होती है? तो देखिए कि जो कार्य करने की इकाई है उसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, तो उसको हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। घर के कामों की इकाई को हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो बर्तन धोना, ठीक है, कितनी बार हम लोग बर्तन धो रहे हैं। भोजन बनाना, तो कितनी बार भोजन बना रहे हैं। बच्चों की शारीरिक देखभाल में लगने वाले समय। वस्त्र धोना, वस्त्रों पर प्रेस करना, और घर की सफाई। ये क्या है, ये सभी कार्य करने की इकाई है हमारी। ठीक है, जिसमें क्या है, बच्चों की शारीरिक देखभाल एक समय तक होती है, यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद की देखभाल करने लगते हैं, तो यही समय क्या हो जाता है, फिर गृहिणी का बच जाता है। बात समझ में आ रही है? यही समय गृहिणी का फिर बचने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सभी कामों में थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के बड़े होने तक गृहिणी का समय थोड़ा थोड़ा बचता जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े होने पर अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो कार्य इकाई कितने प्रकार की होती है? तो कार्य इकाई कुल 6 प्रकार की होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बर्तन धोना, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल, वस्त्र धोना, वस्त्रों पर प्रेस करना, और घर की सफाई। ये सभी क्या है, ये सभी कार्य करने की इकाई है। आगे देखते हैं, विश्राम काल का अर्थ क्या होता है? तो विश्राम काल का अर्थ केवल सोना ही नहीं होता है, कुछ समय ऐसा जिसमें कि हमें तनाव से मुक्ति रहे, यही क्या है, विश्राम काल।
ठीक है, सोना विश्राम काल नहीं होता है। ऐसा समय जिसमें हमें तनाव से मुक्ति मिले, ये होता है हमारा विश्राम काल। तो यह किसी के लिए हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई अपने मन का काम करके तनाव से मुक्त हो सकता है, कोई अपने शौक को पूरा करके तनाव से मुक्ति पा सकता है, उसी में उसको आराम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से समय, कुछ समय के लिए तनाव से मुक्ति क्या होती है, वह विश्राम काल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, समय व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण यंत्र क्या है। तो ध्यान दीजिए, कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है वह टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यंत्र है। कार्य सरलीकरण की सहायता से हम अपना बहुत सारा समय क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक करके हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो समय व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण यंत्र है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण पे मैंने इसके पहले एक बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिस्कशन करा के रखा है। आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। समय सबसे अधिक, ध्यान दीजिएगा, समय सबसे अधिक साधन है। कैसा साधन है? समय सबसे अधिक जो है वह सीमित साधन है। ध्यान दीजिएगा, समय सबसे अधिक सीमित साधन है। हमारे पास चाहे जितने भी साधन हो जाएं, उनमें समय सबसे ज़्यादा क्या होता है, सीमित साधन होता है। आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा, समय क्या है, वह अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो समय सबसे अधिक सीमित साधन है। इसको न तो बढ़ाया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा क्या होती है, लिमिटेड होती है, एकदम सीमित होती है। आगे देखते हैं, कार्य इकाई क्या होती है। अभी मैंने बताया 1 घंटे में किया गया कार्य ही क्या होता है, कार्य इकाई कहलाता है। गृहिणी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कार्य इकाई कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है या किस तरीके से करना है, या आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो यह पॉइंट को समझना, इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।